गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बेटा आज मैं जंतु विज्ञान पढ़ाऊंगा आप 12th एग्रीकल्चर छात्रों के लिए। और मैं आज जंतु विज्ञान में आपको ये बताऊंगा बेटा आपको पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि कल हम लोग एप्लीकेशन के माध्यम से पहले अध्याय से शुरू करेंगे, तो कम से कम आज बेटा आपको ये पता चल जाए कि मुझे पढ़ना क्या क्या है। नहीं तो बेटा क्या होता है, जब तक हम लोग को अपनी मंजिल नहीं पता होती है तब तक हम लोग की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती। जब हमको पता चल जाता है कि मेरी ये मंजिल है तो बेटा हम लोग मंजिल के अनुसार ही तैयारी करते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग जब जंतु विज्ञान की बात करते हैं तो हम आपको पहले बताए हैं कि जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु होते हैं। जंतु विज्ञान के पिता कौन होते हैं? अरस्तु होते हैं। ये बेटा इम्पॉर्टेंट है कि जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु होते हैं, इसे आप लोग लिख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद बेटा जो तुम्हारी किताब में पहला खंड है या पहला यूनिट है उसे बोला जाता है सामान्य जंतु विज्ञान। सामान्य जंतु विज्ञान, या इसको आप बोल सकते हो कि जंतु विज्ञान का परिचय। जंतु विज्ञान का परिचय। पहला बेटा जो हम लोग को खंड है उसका नाम है सामान्य जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का परिचय। इसमें बेटा हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को वैज्ञानिक के बारे में पढ़ना है। वैज्ञानिक में पहले वैज्ञानिक तो यही हो गए कि जीव विज्ञान किसने बताया था? तो बेटा जीव विज्ञान लैमार्क और ट्रेवेनस ने बताया था। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, लिखने के लिए आएगा कि जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? तो बेटा जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। पहली शाखा का नाम है जंतु विज्ञान, जिसमें हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं। दूसरी शाखा का नाम है वनस्पति विज्ञान, जिसमें हम लोग पौधों का अध्ययन करते हैं। ध्यान देना बेटा, सामान्य जीव विज्ञान में ये आपका पहला खंड है, पहली यूनिट है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सामान्य जीव विज्ञान या जीव विज्ञान की परिचय। जीव विज्ञान के बेटा पिता, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं या जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। हम आपको बोलते चल रहे हैं, इसे आप लोग लिखते चलना कि जंतु विज्ञान के पिता या जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो बेटा जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं। ये सब लिखते चलना। और जीव विज्ञान के बारे में किसने बताया था? लैमार्क और ट्रेवेनस ने। जीव विज्ञान के बारे में किसने बताया था? लैमार्क और ट्रेवेनस ने। इसके बाद अगला बेटा जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाए उसे जीव विज्ञान बोलते हैं। ठीक बेटा, इसके बाद आता है वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान में पौधों का अध्ययन करते हैं, या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों का अध्ययन किया जाए। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है बेटा, वनस्पति विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं बेटा, ये सब लिख लेना अपने पेन से। वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस हैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। और जीव विज्ञान के पिता हैं अरस्तु। और जीव विज्ञान के बारे में किसने बताया था? लैमार्क और ट्रेवेनस ने। और बेटा जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? 2 हैं, एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। उसके बाद बेटा इसी सामान्य जंतु विज्ञान में बेटा एक तुम्हारे में चैप्टर दिया गया है जिसमें दिया गया है सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव, इसके बारे में बेटा हम लोग पढ़ेंगे। सजीव और निर्जीव क्या होते हैं? सजीव वो होता है जिनमें जान हो। क्या हो? जिनमें जान हो, जो जिंदा हो या जो जीवित हो उन्हें आप सजीव बोलोगे। जिनमें जान ना हो, जिनमें जान ना हो, जो जिंदा ना हो, या जो आप बोल सकते हो मृत हैं हो, उन्हें आप क्या बोलोगे? निर्जीव। इसका मतलब अगर सजीव है बेटा, अगर सजीव है तो खाना भी खाएगा, उसमें पाचन भी होगा और उसमें गमन भी होगा। लेकिन बेटा निर्जीव है, खाना भी नहीं खाएगा, पाचन भी नहीं होगा, उसमें गमन भी
नहीं होगा। और ध्यान देना, सजीव है बेटा तो निषेचन भी करेगा, जनन भी करेगा, और जंतु अगर निर्जीव है तो उसमें जनन भी नहीं होगा, उसमें निषेचन भी नहीं होगा। अगर बेटा सजीव है तो उसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता होगी, और अगर निर्जीव है तो उसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होगी। बच्चा पैदा करने की क्षमता मतलब बेटा ये होता है कि जैसे कोई जीवित व्यक्ति है, अगर उसके अंदर जान है बेटा तभी जाके वो जनन करेगा, तभी जाके निषेचन होगा, तभी जाके संतान का उत्पत्ति होगी या संतान पैदा होगी। इसका मतलब बेटा सजीव बिल्कुल समझना, सजीव वो होते हैं जिनके क्या हो, जिनके अंदर जान पाया जाए, जो जीवित हों, और निर्जीव वो होते हैं जो मृत हों, जिनके अंदर कोई जान ना पाई जाए। ठीक, सजीव में बेटा जनन होगा, सजीव में पाचन होगा, सजीव में श्वसन होगा, सजीव सांस भी लेंगे, लेकिन ये सारी प्रक्रिया निर्जीव में नहीं होती है। लेकिन बेटा एक हम लोग याद रखेंगे, एक आपके किताब में है बेटा बीसाणु। ये बीसाणु है बेटा, ये जो बीसाणु है ये सजीव भी के लक्षण इसमें पाए जाते हैं और निर्जीव के भी लक्षण पाए जाते हैं। ये बेटा जो बीसाणु है इसमें सजीव के भी लक्षण पाए जाते हैं और निर्जीव का भी लक्षण पाए जाते हैं। यही कारण है जो बीसाणु होता है इसको सजीव और निर्जीव के बीच जोड़ने वाली कड़ी भी कहते हैं। बीसाणु को क्या बोलते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच जोड़ने वाली कड़ी। ठीक, जंतु विज्ञान के पिता कौन होंगे? अरस्तु होंगे। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन होंगे? थियोफ्रास्टस होंगे। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु होंगे। जीव विज्ञान के बारे में बताया किसने? लैमार्क और ट्रिवेनस ने। जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होंगी? 2। जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान में पौधों का अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान के पिता या जनक कौन है? थियोफ्रास्टस है। उसके बाद बेटा सजीव और निर्जीव में अंतर। सजीव वो होते हैं जो सांस लेते हैं, जो खाना भी खाते हैं, जिनमें पाचन भी होता है, श्वसन भी होगा, जनन भी होगा, गमन भी होगा। लेकिन निर्जीव में ना तो श्वसन होगा, ना तो पाचन होगा, ना तो गमन होता है। ये सारी चीज़ें निर्जीव में नहीं पाई जाती। लेकिन बेटा ध्यान देना, एक बीसाणु है, ये अपवाद है, ये एक बीसाणु है जिसको हम लोग वायरस बोलते हैं। ये अपवाद है, इसमें सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। बीसाणु में सजीव और निर्जीव के दोनों लक्षण पाए जाते हैं, अतः इसको बीसाणु को सजीव और निर्जीव के बीच जोड़ने वाली कड़ी कही जाती है। ये बेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बीसाणु को क्या बोला जाएगा? सजीव और निर्जीव के बीच जोड़ने वाली कड़ी। ठीक है बेटा, और थोड़ा हम लोग आगे चलेंगे। इसके बाद बेटा अगला जो आपके जंतु विज्ञान में चैप्टर है उसका नाम है बेटा कोशिका और कोशिका का विभाजन। कोशिका और कोशिका का विभाजन, ये बेटा आपका दूसरा खंड है। पहला खंड था सामान्य जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का परिचय, और दूसरा खंड है बेटा कोशिका या कोशिका का विभाजन। बेटा तुमको पता है कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। मैंने एक बार आपको पहले भी बताया है कि किसी भी व्यक्ति की शुरुआत एक सिंगल सी या एक कोशिका से होती है। इसका मतलब हम लोग के जीवन की शुरुआत ही एक सिंगल कोशिका से हुई है। हम लोग की जीवन की शुरुआत एक बेटा सिंगल कोशिका से हुई है। इसका मतलब जब हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे बेटा तो याद रखना, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। बेटा, और कोशिका जीवन की सबसे छोटी या मूल इकाई होती है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलोगे, और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और बेटा कोशिका जीवन की सबसे छोटी या मूल इकाई होती है। लिखते चलना बेटा ये सब अपने पेन से, कई बार बोलेंगे तुम्हें याद हो जाएगी। और कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होती है? ये बेटा जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। फिर हमने बताया था कोशिका सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने दिया था। जब बेटा इसी कोशिका में जाएंगे
तब हम लोग पढ़ेंगे नाभिक के बारे में पढ़ेंगे, राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, गाल्जी काय के बारे में पढ़ेंगे, अंतःप्रदबजलिका के बारे में पढ़ेंगे, लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, पौधे और जंतु में अंतर पढ़ेंगे, डीएनए का द्विगुणित मॉडल पढ़ेंगे। और बेटा ये जब सब पढ़ लेंगे तो कोशिका नाम का चैप्टर खत्म हो जाएगा। कोशिका में क्या क्या पढ़ोगे बेटा? पौधे और जंतु में अंतर पढ़ोगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर पढ़ोगे आप, राइबोसोम पढ़ोगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ोगे, गाल्जी काय पढ़ोगे, अंतःप्रदबजलिका पढ़ोगे, लाइसोसोम पढ़ोगे और बेटा पढ़ोगे डीएनए का द्विगुणित मॉडल, गुणसूत्र के बारे में पढ़ोगे। जब ये सारा अध्ययन हम लोग कर लेंगे बेटा एक एक करके, तब कोशिका नाम का चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद बेटा आएगा कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, विभाजन माने होता है बंटवारा। विभाजन मतलब बेटा क्या होता है? बंटवारा। और आप जानते हो अगर परिवार छोटा होता है तो बंटवारा नहीं होता, जब परिवार बड़ा हो जाता है तो बंटवारा निश्चित रूप से हो जाता है। ठीक इसी प्रकार इस कोशिका विभाजन में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कोशिका का विभाजन होता है, कैसे कोशिका का बंटवारा होता है। और बेटा विभाजन में हम लोग पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन और विभाजन हम लोग पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन। बेटा समसूत्री विभाजन के बारे में फ्लेमिंग ने बताया था, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में फार्मर और मोरे ने बताया था। ये बेटा हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजन में। ये हम लोग किस में पढ़ेंगे? ये हम लोग बेटा कोशिका विभाजन में पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो हम लोग कोशिका के जितने कोशिकांग हैं बेटा उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजन के बारे में। और कोशिका विभाजन हम लोग बताए कि कोशिका विभाजन में कोशिका विभाजन में समसूत्री कोशिका विभाजन आता है और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन आता है। समसूत्री विभाजन कोशिका कहाँ होती है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होती है, ये सब बेटा हम लोग कोशिका विभाजन में पढ़ेंगे। समसूत्री को फ्लेमिंग ने खोजा था, अर्धसूत्री विभाजन को फार्मर और मोरे ने खोजा था। और बेटा जब हम लोग विभाजन पढ़ लेंगे तब हम लोग आपके जंतु विज्ञान का दूसरा खंड भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद बेटा आपके जंतु विज्ञान का तीसरा खंड या तीसरा भाग या तीसरी यूनिट है। मैं बेटा आज आपको सिर्फ परिचय बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको एक एक अध्याय एक एक चैप्टर आपको पढ़ाते चलूँगा। उसके बाद बेटा तीसरा जो चैप्टर है वो बेटा है जंतुओं का वर्गीकरण। जंतुओं का वर्गीकरण ये बेटा थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना। तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं का वर्गीकरण। तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्या? जंतुओं का वर्गीकरण। बेटा जंतुओं का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है बेटा। पहले जंतु होते हैं उन्हें कहा जाता है कशेरुक जंतु और दूसरे जंतु होते हैं उन्हें कहा जाता है अकशेरुक। बात समझना बेटा, जंतुओं का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहले जंतु को कहा जाता है कशेरुक जंतु, पहले जंतु को क्या कहा जाता है? कशेरुक जंतु कहा जाता है और दूसरे को अकशेरुक जंतु कहा जाता है। ध्यान से समझने वाली बेटा बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जंतु विज्ञान का तीसरा खंड है जंतुओं का वर्गीकरण। इसमें पहला खंड आप लोग क्या पढ़ोगे? कशेरुक और दूसरा अकशेरुक। जंतु दो प्रकार के होते हैं, या तो कशेरुक होंगे या तो अकशेरुक। अब सवाल ये उठता है सर कशेरुक क्या होते हैं और अकशेरुक क्या होते हैं? ध्यान देना बेटा, ये जो कशेरुक होते हैं बेटा इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो कशेरुक जंतु होंगे उनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और जो बेटा अकशेरुक जंतु होते हैं इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। समझना मेरी बात। जंतु कितने प्रकार के हो गए बेटा? दो प्रकार के, एक कशेरुक जंतु और दूसरा अकशेरुक जंतु। एक कशेरुक जंतु, दूसरा अकशेरुक जंतु। कशेरुक जंतु जो होंगे बेटा, कशेरुक जंतु में पहली खास बात क्या होगी? रीढ़ की हड्डियां पाई जाएंगी। कशेरुक जंतु में पहली खास बात क्या होगी? रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी। अकशेरुक जंतु में क्या होगा बेटा? रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। दूसरी खास बात, जितने बाबू कशेरुक जंतु होते हैं उनमें बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है।
जो कशेरुक होंगे उनमें बंद रक्त प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है, और जो बेटा आकशेरुक होते हैं उनमें खुला रक्त प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसका मतलब बेटा ध्यान देना, जो कशेरुक हैं इनमें बंद रक्त प्रसंचरण तंत्र है, और जो आकशेरुक हैं इनमें खुला रक्त प्रसंचरण तंत्र है। बेटा बंद रक्त प्रसंचरण तंत्र वह रक्त प्रसंचरण तंत्र जिनमें रक्त धमनी और शिराओं में बहे, वह रक्त प्रसंचरण तंत्र जिनमें रक्त धमनी और शिराओं में बहे बेटा, तो उसको बंद रक्त प्रसंचरण तंत्र कहते हैं। और वह रक्त प्रसंचरण तंत्र जिनमें रक्त धमनी और शिराओं में ना बहे, उसे क्या बोलोगे बेटा? खुला रक्त प्रसंचरण तंत्र। लेकिन याद रखना, जो अभी आप इतना बस याद रखोगे कि बंद रक्त प्रसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कशेरुक में पाया जाता है, और खुला रक्त प्रसंचरण तंत्र आकशेरुक में पाया जाता है। तो कशेरुक जंतुओं का वर्गीकरण बेटा, जंतु को दो वर्गों में बांटा गया है, एक कशेरुकीय जंत, एक आकशेरुकीय जंत। जो बेटा कशेरुक जंत होते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी और बंद रक्त प्रसंचरण तंत्र पाया जाएगा। जो आकशेरुक जंत होते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है बेटा, और खुला रक्त प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक। जो तीसरी खास बात है बेटा वो ये है वो जो कशेरुक होते हैं बेटा इनमें तीसरी खास एक चीज और है बेटा, जिसको कहते हैं पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल, या इसको बोल सकते हो पूंछ की हड्डी। इसको क्या बोल सकते हो? पूंछ की हड्डी। जो बेटा कशेरुक होते हैं, जो कशेरुकीय जंत होते हैं उनमें पोस्ट एनल टेल या पूंछ की हड्डी पाई जाती है। लेकिन बेटा जो आकशेरुक होते हैं उनमें पूंछ की हड्डी क्या होती है? अनुपस्थित होती है। ध्यान देना बेटा, पूंछ की हड्डी कहाँ होती है? ध्यान देना, जहाँ यहाँ हनुमान जी की पूंछ लगी थी, यहाँ एक हड्डी थी, यहाँ पे एक आप देखोगे यहाँ पे एक हड्डी होगी जहाँ हनुमान जी की पूंछ लगी थी। और बेटा ध्यान देना, ये क्या हुआ कि धीरे धीरे जो जंतु थे या जो हम लोग थे, पहले हम लोगों में पूंछ पाई जाती थी और धीरे धीरे पूंछ अवशेषी अंग हो गया। क्यों? क्योंकि जब बेटा जिस अंग का आप प्रयोग नहीं करोगे वो धीरे धीरे अवशेषी हो जाता है। क्या हो जाता है? अवशेषी। तो हम लोग पूंछ का प्रयोग नहीं किए तो बेटा विलुप्त हो गया और वो अवशेषी अंग हो गया। इसका मतलब ये जो पूंछ वाली हड्डी है ये सिर्फ कशेरुक में पाई जाएगी और आकशेरुक में नहीं पाई जाती। तो कशेरुक में तीन खास शब्द है। क्या? रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी, बंद रक्त प्रसंचरण तंत्र होगा, पूंछ वाली हड्डी या पोस्ट एनल टेल पाया जाएगा। आकशेरुक में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है बेटा, बंद रक्त प्रसंचरण तंत्र पाया जाता, खुला रक्त प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है, और पूंछ की हड्डी या पोस्ट एनल टेल पाई नहीं जाती। ये बेटा थे कशेरुक और आकशेरुक में अंतर। ठीक है बेटा, इसे मिटा दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब आपको ये देखना है बेटा कि आपको कशेरुक में क्या पढ़ना है और आकशेरुक में क्या पढ़ना है। अब आपको बेटा ये देखना है कशेरुक में क्या पढ़ना है और आकशेरुक में क्या पढ़ना है। ध्यान देना, जो कशेरुक है बेटा, जो कशेरुक है इसमें सिर्फ एक संघ पढ़ना है बेटा, जिसका नाम होता है कार्डेटा, जिसका नाम है कार्डेटा। सिर्फ और सिर्फ एक संघ का अध्ययन हम लोग करेंगे किसमें? कशेरुक में, जिसका नाम है कार्डेटा। इसी कार्डेटा संघ में बेटा मनुष्य भी आता है, मछली भी आता है, मेढक भी आता है, खरगोश भी आता है, पक्षियाँ भी आती हैं, गाय भैंस सब आते हैं। ध्यान देना बेटा, कशेरुक में हम लोग किस संघ के बारे में पढ़ेंगे? कार्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। कशेरुक में हम लोग किस संघ के बारे में पढ़ेंगे? कार्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। और कार्डेटा में कौन कौन आते हैं बेटा? मछली आएगी, मेढक आएंगे, पक्षी आएंगी, खरगोश आता है, मनुष्य आएगा, हाथी आएगी, गाय आएगी, भैंस आएगी। ये सब कुछ बेटा कशेरुक या कार्डेटा में
आते हैं, इन सब के बारे में हम लोग आगे चल के अध्ययन करेंगे बेटा। और इसी कार्डेटा में पक्षी भी आती हैं जिसको हम लोग कबूतर बोलते हैं, कबूतर के बारे में भी चल के हम लोग आगे से अच्छे से डिस्कशन करेंगे। इसके बाद बेटा जो आकशेरुक होते हैं, जो आकशेरुक होते हैं बेटा, इसमें हम लोग कुल 9 संघ पढ़ेंगे बेटा। जो पहला संघ है उसका नाम है प्रोटोजोआ, जो दूसरा संघ है बेटा उसका नाम है पोरीफेरा, तीसरा संघ है बेटा उसका नाम है सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा। जो चौथा है बेटा उसका नाम है प्लेटेहेल्मिन्थीज, प्लेटेहेल्मिन्थीज, या इसको बोलते हैं बेटा फीता क्रिम, इसको बोलते हैं फीता क्रिम। जो पांचवा है बेटा उसका नाम है एस्केहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, या बेटा इन्हें बोलते हैं गोल क्रिम। ध्यान देना, पहला आकशेरुक में पहला संघ क्या होगा बेटा? प्रोटोजोआ होगा। दूसरा संघ क्या होगा? पोरीफेरा होगा। तीसरा संघ क्या होगा? सीलेंट्रेटा होगा बेटा। चौथा संघ क्या होगा? प्लेटेहेल्मिन्थीज या फीता क्रिम होगा। पांचवा संघ क्या होगा? एस्केहेल्मिन्थीज या गोल क्रिम होगा बेटा। जो छठवां संघ है बेटा उसका नाम है एनीलिडा, उसका नाम है एनीलिडा बेटा। इसमें केचुआ का अध्ययन हम लोग करेंगे। एनीलिडा में किसका अध्ययन करेंगे? केचुए का अध्ययन करेंगे। ध्यान देना बेटा, एस्केहेल्मिन्थीज को गोल क्रिम भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है बेटा निमेटोडा, निमेटोडा। सबसे पहला संघ हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोटोजोआ पढ़ेंगे, फिर हम लोग पोरीफेरा पढ़ेंगे, फिर हम लोग सीलेंट्रेटा पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्लेटेहेल्मिन्थीज या फीता क्रिम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग एस्केहेल्मिन्थीज या गोल क्रिम या निमेटोडा के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग एनीलिडा या केचुए के बारे में पढ़ेंगे बेटा। और फिर जो 7वां चैप्टर है इसमें उसका नाम है बेटा मोलस्का। क्या नाम है? मोलस्का नाम है बेटा। जो 8वां अध्याय है उसका नाम है आर्थ्रोपोडा, उसका नाम है आर्थ्रोपोडा। और बेटा जो 10वां है उसका नाम है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। समझते चलना बेटा। कशेरुक में तो सिर्फ और सिर्फ एक संघ पढ़ना था, कशेरुक में सिर्फ और सिर्फ एक संघ पढ़ना था, कार डेटा, और बेटा इसमें सब खत्म हो जाएगा कशेरुक। लेकिन बेटा जो आकशेरुक है, जो आकशेरुक है बेटा, आकशेरुक में हम लोग इतने अध्याय के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहला क्या आएगा? प्रोटोजोआ आएगा, दूसरा पोरीफेरा, तीसरा सीलेंट्रेटा, चौथा प्लेटेहेल्मिन्थीज। बेटा प्लेटेहेल्मिन्थीज को फीता क्रिम भी कहते हैं, प्लेटेहेल्मिन्थीज को फीता क्रिम भी कहते हैं। इसमें हम लोग टीनिया का अध्ययन करते हैं। एस्केहेल्मिन्थीज को बेटा गोल क्रिम कहते हैं या निमेटोड्स कहते हैं। इसमें एस्कैरिस का अध्ययन करते हैं। 6वां बेटा एनीलिडा संघ है, इसमें केचुआ का अध्ययन करते हैं। और 7वां बेटा मोलस्का है, इसमें घोघा और सीपी का अध्ययन करते हैं। और बेटा 8वां आर्थ्रोपोडा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें बेटा हम लोग कीटों का अध्ययन करते हैं। 8वां जो है आर्थ्रोपोडा, इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? कीटों का अध्ययन करते हैं। और बेटा जो 9वां है इकाइनोडर्मेटा, इसमें हम लोग तारा मछली का अध्ययन करते हैं। तारा मछली का अध्ययन किसमें करोगे? इकाइनोडर्मेटा में। जो बेटा प्रोटोजोआ है, इसमें हम लोग अमीबा का अध्ययन करेंगे, पैरामीशियम का अध्ययन करेंगे, यूग्लिना का अध्ययन करेंगे। और जो बेटा सीलेंट्रेटा है, इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे, हाइड्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? हाइड्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कशेरुक आकशेरुक में अंतर क्या है, जंतुओं का वर्गीकरण क्या है, और आकशेरुक में कौन कौन से अध्याय पढ़ने हैं, कशेरुक में कौन कौन से अध्याय पढ़ने हैं, या किस अध्याय के अंदर कौन सा जंतु पढ़ना है। इसका बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो।
उसके बाद बेटा थोड़ा हम लोग और आगे चलेंगे। जो कशेरुक था बेटा, जो कशेरुक था बेटा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे खरगोश के बारे में। जो बेटा कशेरुक था, हमने बोला कशेरुक में आता था एक संघ कार डेटा, और बेटा कार डेटा में आता था खरगोश। जब कशेरुक संघ में हम लोग जाएंगे और कशेरुक संघ में कार डेटा के बारे में पढ़ेंगे, तो कार डेटा में एक जंतु होगा बेटा खरगोश। खरगोश के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, तो बेटा खरगोश में पहला चैप्टर आता है पाचन। क्या आएगा बेटा? पाचन अध्याय आएगा। दूसरा क्या आएगा? उत्सर्जन आएगा बेटा। तीसरा बेटा क्या आएगा? श्वसन आएगा। चौथा बेटा क्या आएगा? रक्त प्रसंचरण तंत्र आएगा। चौथा अध्याय क्या होगा बेटा? रक्त प्रसंचरण तंत्र। पांचवा अध्याय क्या होगा बेटा? जनन होगा। क्या होगा? जनन होगा। जब बेटा हम लोग कशेरुक पढ़ेंगे और कशेरुक में कार डेटा संघ पढ़ेंगे, तो कार डेटा संघ में एक जंतु है जिसका नाम है खरगोश। जब बेटा हम लोग खरगोश के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, तो खरगोश में पहला अध्याय होगा पाचन। बेटा खरगोश पाचन कैसे करता है? बेटा एक चीज़ याद रखना, खरगोश सिर्फ नाम से बदनाम है, और ये सब अध्याय समझो अपने बारे में पढ़ना है हम लोगों को। खरगोश सिर्फ नाम से बदनाम है। ये जितने अध्याय आपके सामने दिख रहा है, चाहे पाचन हो, चाहे उत्सर्जन हो, चाहे श्वसन हो, चाहे रक्त प्रसंचरण तंत्र हो, चाहे जनन हो, ये सब बेटा मनुष्य के बारे में ही पढ़ना है। लेकिन हम शब्द बोलेंगे जन खरगोश, लेकिन आप सब जाना कि जो सिस्टम, जो प्रक्रिया खरगोश में होती है, लगभग वही सारी प्रक्रिया मनुष्य के भी अंदर होती है। ठीक बेटा, पहला चैप्टर इसमें पाचन है। पाचन में हम लोग पढ़ेंगे खरगोश खाता क्या है। कार्बोहाइड्रेट खाता है, वसा खाता है, प्रोटीन खाता है, खनिज पदार्थ लेता है, उसको पचाता कैसे है, आंत क्या होती है, यकृत क्या होती है, इस सब के बारे में बेटा हम लोग पाचन में पढ़ेंगे। उत्सर्जन में हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि खरगोश अपने शरीर से उत्सर्जित पदार्थ क्या निकालता है। जो पेशाब निकलती है, ये पेशाब बनती कहाँ है? वृक्क में बनती है। तो बेटा हम लोग वृक्क या किडनी की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन में। श्वसन में हम लोग बेटा पढ़ेंगे कि खरगोश कौन सी गैस अंदर लेता है या कौन सी गैस बाहर निकालता है। तो खरगोश O2 अंदर लेगा बेटा, CO2 बाहर निकालेगा। और खरगोश में फेफड़े का कार्य क्या होता है, ये सब हम लोग श्वसन में पढ़ेंगे। उसका बेटा आएगा रक्त प्रसंचरण तंत्र। जब रक्त प्रसंचरण तंत्र बेटा आएगा, तो रक्त प्रसंचरण तंत्र में यह पढ़ना है कि खरगोश में लाल रुधिर कणिका क्या होती है, श्वेत रुधिर कणिका क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होता है। और बेटा जब रक्त की बात आती है, तब बात होती है हृदय की। हृदय के संरचना के बारे में भी हम लोग रक्त प्रसंचरण तंत्र में पढ़ेंगे। रक्त प्रसंचरण तंत्र में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि क्या होता है रक्त समूह, क्या होता है रक्त समूह, क्या होता है रक्त समूह के बारे में बताया किसने, सर्वदाता क्या होता है, सर्वग्राही क्या होता है, ये सब रक्त प्रसंचरण तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे। फिर बेटा अगला अध्याय आएगा जनन। जनन में हम लोग पढ़ेंगे कि खरगोश बच्चा पैदा कैसे करता है, या खरगोश में जनन कैसे होता है, खरगोश में निषेचन कैसे होता है, खरगोश में जनन अंग कौन होते हैं, या खरगोश में जनन में कौन सा हार्मोन्स मदद करता है। ये सब बेटा अध्याय हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, एक एक अध्याय करके। मैंने फिर आपसे बोला खरगोश सिर्फ नाम से बदनाम है, लगभग समझो अपने बारे में ही सब कुछ पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, रक्त प्रसंचरण, जनन पढ़ना है। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, मैं मिटाना चाहूँगा इसे। उसके बाद बेटा एक अंतिम खंड आपकी किताब का अंतिम भाग है बेटा, उसको कहते हैं मानव अनुवांशिकी। मानव अनुवांशिकी, मानव अनुवांशिकी। अगला खंड है बेटा मानव अनुवांशिकी। ध्यान देना बेटा, जब अनुवांशिकी की बात आती है तो नाम दिमाग में आता है ग्रेगर जॉन मेंडल। जब अनुवांशिकी आती है दिमाग में तो बात आती है ग्रेगर जॉन मेंडल की।
ठीक है बेटा, तो इसका मतलब अनुवांशिकी के पिता कौन होंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल। आइए थोड़ा अनुवांशिकी के बारे में आपको बता दें क्या पढ़ना है, ध्यान देना। जैसे अनुवांशिकी में दो शब्द बेटा याद रखना। पहले शब्द का नाम है वंशागत और दूसरे का नाम है विविधता। विविधता या इसको बोलते हैं विभिन्नता। विभिन्नता, ध्यान देना। मानव अनुवांशिकी में दो शब्द याद रखना बेटा, वंशागत और विभिन्नता। वंशागत समझना, पहला पॉइंट समझना, वंशागत क्या होती है बेटा? बाबा से पापा पैदा हुए, पापा से तुम पैदा हुए और तुमसे तुम्हारा बच्चा पैदा होगा, या बाबा से हम पैदा हुए, सॉरी, बाबा से पापा पैदा हुए, पापा से हम पैदा हुए, हमसे हमारा बच्चा होगा। बाबा से पापा, पापा से हम, हमसे हमारा बच्चा। तुम बेटा अपने पिताजी से पैदा हुए हो और उनके पिताजी उनके पिताजी से हुए होंगे। ऐसे बाबा से तुम्हारे पिताजी आए होंगे, तुम्हारे पिताजी से तुम पैदा हुए होगे। ये बेटा जो वंशागत चली आ रही है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी चली आ रही है बेटा, इसी को कहते हैं वंशागत। जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चला आ रहा कुछ है जो अनुवांशिक पदार्थ होता है बेटा, उसी को क्या बोलते हैं? वंशागत। तभी तुम लोग बोलते हैं खानदानी है। ऐसा थोड़ी है कि सीधे तुम आके धरती पे अवतार ले लिए हो, तुम अपने पिताजी से आए हो और बेटा पिताजी तुम्हारे अपने पिताजी से आए होंगे। तो बेटा ये जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कुछ हो रहा है, ये होता है वंशागत। उसका बेटा दूसरा शब्द है विविधता या भिन्नता। ध्यान देना बेटा, एक माँ बाप से पैदा हुए 5 संतान, मान लो आप 5 भाई बहन हो, एक ही माँ बाप से 5 भाई बहन पैदा हुए हो, तो बेटा एक चीज़ याद रखना, पांचों भाई बहन अलग अलग होते हैं, कोई एक जैसा नहीं होता। आप ये बोल सकते हो कि एक माँ बाप से पैदा हुए 5 संतान, पांचों अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के फोटो कॉपी नहीं होते हैं। इसका मतलब एक माँ बाप से पैदा हुए 5 इंसान, पांचों अलग अलग होते हैं, संरचना में भी अलग होते हैं और अलग अलग उनका दिखावा होता है। बेटा अगर यही एक माँ बाप से पैदा हुए 5 संतान समान हो जाते, एक माँ बाप से पैदा हुए सभी संतान समान हो जाते, तो बेटा उसको अनुवांशिकी नहीं बोलते। बेटा ध्यान देना, एक माँ बाप से पैदा हुए एक माँ बाप से पैदा हुए सभी संतान विभिन्न विभिन्न होते हैं या अलग अलग होते हैं बेटा, उसी को बोला जाता है विभिन्नता या विभिन्नता। इसका मतलब अब तुम समझ गए, वंशागत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हम लोग की चली आ रही है, और विभिन्नता हम लोग 4-5 भाई हैं लेकिन सब लोग अलग अलग हैं, कोई एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। अब तुम बेटा समझ गए। अब अनुवांशिकी की परिभाषा समझना। अनुवांशिकी के पिता तो ग्रेगर जॉन मेंडल हो गए बेटा। अनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, अनुवांशिकी की परिभाषा लिख लेना, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागत और विभिन्नता का अध्ययन किया जाए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागत और विभिन्नता का अध्ययन किया जाए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागत और विभिन्नता का अध्ययन किया जाए, उसको अनुवांशिकी कहते हैं। और अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है बेटा, इसे मिटा दें। अब आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद बेटा एक अगला छोटा सा टॉपिक है आप में जंतु विज्ञान में कबूतर। एक टॉपिक है बेटा आपकी किताब में जंतु विज्ञान में कबूतर। कबूतर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कबूतर क्योंकि एक प्रकार की पक्षी है बेटा, तो कबूतर के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे कि कबूतर में भी जनन कैसे होता है, कबूतर भोजन कैसे करता है, कबूतर के घोंसले को क्या कहते हैं, या कबूतर का वैज्ञानिक नाम क्या है, या कबूतर जब उड़ता है तो उसके उड़ने में क्या मदद करता है। ये सब बेटा हम लोग कबूतर के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब ये बेटा पूरे जंतु विज्ञान में जितने अध्याय आपकी किताब में दिए हैं, ये पूरी जंतु विज्ञान आपको हम ख़त्म कर दिए, या पूरी जंतु विज्ञान आपको हम बता दिए। जितना जंतु विज्ञान हम बताए बेटा, तुम्हारी किताब में पूरी इतनी जंतु विज्ञान लिखी है। और ये बेटा सभी एक एक अध्याय पढ़ाने में 5 महीना अपने पास समय है, कम से कम हम 3 बार सभी अध्याय आपको
पढ़ाएंगे जिससे सारी चीज़ें आपको रट जाएं, सारी चीज़ें याद हो जाएं और बोर्ड्स में आपको अच्छा अंक प्राप्त हो। साथ ही साथ यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा, बीएचयू प्रवेश परीक्षा, आईसीआर प्रवेश परीक्षा में भी आपका बेटा अच्छा रैंक आए और आपका सिलेक्शन हो। एक एक अध्याय बेटा हम लोग कल से यानी 26 तारीख से शुरू करेंगे। एक बेटा आवश्यक सूचना यह है कि आज बेटा आपके डेमो क्लास की अंतिम दिन है। आज बेटा आपकी सारी डेमो क्लास खत्म हो जाएगी। कल से आपका क्लास न्यूरेज एग्रीकल्चर एकेडमी के एप्लीकेशन पर होगा और न्यूरेज एग्रीकल्चर का एकेडमी का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे है बेटा। 22 MB का एप्लीकेशन है। न्यूरेज एग्रीकल्चर एकेडमी का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर है। 22 MB का है बेटा, क्योंकि 2 एप्लीकेशन है, आपको 22 MB वाला डाउनलोड करना है और उसे डाउनलोड कर लेंगे। उसी एप्लीकेशन पर आपको अब कल से पढ़ाया जाएगा। आज से सारी क्लासें निःशुल्क बेटा ख़त्म हो जाएंगी। कल से वही छात्र पढ़ेंगे जिनकी कोचिंग में फीस जमा होगी। सिर्फ और सिर्फ कोचिंग में आपकी सभी विषय 11 का छात्र है तो 500 रुपये महीना है, 12th का छात्र है तो 500 रुपये महीना है। तो बेटा आप लोग कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आज या कल अपनी फीस जमा कर दें, अन्यथा कल से आप अपनी क्लास पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि कल से वीडियो बेटा यूट्यूब पर नहीं पड़ेगा, एप्लीकेशन में पड़ेगा। दूसरी बात, जब बेटा आप पैसा जमा कर देंगे, 500 रुपया फीस जमा कर देंगे, उसकी पर्ची या उसकी स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप पे आप भेजेंगे तो मैं आपको पासवर्ड बताऊंगा, तभी बेटा जाके आप एप्लीकेशन में पढ़ पाओगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। कल अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे।